नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। आइए चर्चाएं करते हैं मौलिक अधिकार पर। क्या चर्चाएं कर रहे थे दोस्तों? फंडामेंटल राइट पर चर्चाएं हो रही थी, मौलिक अधिकारों पर चर्चाएं हो रही थी, है ना। तो हमने मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 पढ़ लिया जिसमें राज्य की परिभाषाएं लिखी है। 13 पढ़ लिया, ऐसी कोई विधि जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करती होगी उसे विधि शून्य घोषित कर देंगे, है ना। फिर हमने दोस्तों क्या पढ़ लिया? फिर हमने पढ़ लिया आर्टिकल 14, विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, है ना। फिर हमने आर्टिकल 15 पढ़ा, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर हमने पढ़ा 17 जो कहता है छुआछूत नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा 18 जो कहता है किसी प्रकार की विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते, धारण करना है तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। फिर हमने बात की अनुच्छेद 19, है ना, 19 बात कर ली थी ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। फिर हमने बात कर ली थी 19(3) के बारे में। इंपॉर्टेंट है 3 क्योंकि इसमें सहकारी शब्द जोड़ा गया है 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से, ठीक है ना। फिर हमने बात की किसके बारे में दोस्तों? आर्टिकल 20, गिरफ्तारी के पूर्व संरक्षण। फिर हमने बात की आर्टिकल 22 जो कहता है गिरफ्तारी के पश्चात संरक्षण। अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते हैं तो कितने घंटे के अंदर न्यायालय के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा? 24 घंटे के। आपको स्वयं के विरुद्ध क्या गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। आपको वकील करने का अधिकार है, बिल्कुल वकील करने का अधिकार है ना। क्या आपको दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या आपको टॉर्चर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। हाँ, मौलिक अधिकार है आपका। और पुलिस वाले कूट सकते हैं ये बिना बताए आपको, है ना, मारते तो है ही है मान लो। चलो, तो गिरफ्तारी वाला टॉपिक कंप्लीट। कल हमने दोस्तों बात कर ली थी कि अगर आपकी गिरफ्तारी सामान्य तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है? अगर आपकी गिरफ्तारी सामान्य प्रक्रिया के तहत की जा रही है तो इसके तहत दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। देखो, तो ये आर्टिकल 20 है, 21 है, 22 है, अपन ने कर लिया था, है ना। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों गिरफ्तारी के बारे में। आर्टिकल 20 चर्चाएं कर रहे थे और इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा और भी करेंगे, आगे की तरफ चर्चाएं कर लेते हैं। देखो, तो हमने कल आर्टिकल 22 में पढ़ा था कि गिरफ्तारी के पश्चात हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं। कहाँ लिखा है दोस्तों? आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के पश्चात से संरक्षण, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं गिरफ्तारी और निरोधक के खिलाफ संरक्षण। तो दोस्तों कल मैंने बताया था कि अगर आपकी गिरफ्तारी सामान्य तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है? अगर आपकी गिरफ्तारी सामान्य तरीके से हो रही है, तरीके से की जा रही, कैसे की जा रही है? सामान्य तरीके से की जा रही है। अगर आपकी गिरफ्तारी सामान्य तरीके से की जा रही है तो क्या गतिविधियां हैं दोस्तों? सेम वैसे ही प्रावधान चल रहे हैं कि आपको भैया 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सामान्य तरीके में आपको विशेष संरक्षण मिलेगा। एक दोस्तों गिरफ्तारी होती है निवारक निरोध के तहत। किसके तहत होती है? निवारक निरोध के तहत। किसके तहत दोस्तों? निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। अभी इस गिरफ्तारी का कारण क्या है? पता चला दोस्तों, कल बता रहा था ना एग्जाम्पल आप लोगों को, कि पता चला कि आपके पास RDX है, हथियार खतरनाक है आपके पास। आप दोस्तों मोस्ट वांटेड हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, 50-60 केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारे रेप केसेस चल रहे हैं, आप दोस्तों आतंकवादी की श्रेणी में आ रहे हैं, नक्सलवाद की श्रेणी में आ रहे हैं। आप सामान्य गिरफ्तारी आपकी नहीं, आप सामान्य मुजरिम नहीं है, आप खतरनाक मुजरिम है। कैसे मुजरिम है? आप खतरनाक मुजरिम है। तो दोस्तों फिर गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाएगी। किसके तहत? निवारक निरोध के तहत। जैसे मान के चलो पुलिस आपके घर में आई जांच करने, है ना, आपको पुलिस वालों ने देख लिया दोस्तों बंदूक लहराते हुए। अब बंदूक कौन सी है? सामान्य बंदूक नहीं है, लाइसेंस वाली बंदूक नहीं है, बल्कि AK-47 लेकर आप घूम रहे हैं। अब AK-47 आपके पास कहाँ? ये चिंता का विषय है सरकार का, सरकार ने आपको उठा लिया। अब दोस्तों इस कंडीशन में आप न्यायालय नहीं जा सकते कि भैया मुझे न्यायालय के पास प्रस्तुत करो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, ना 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 भाई। फिर आपकी जो गिरफ्तारी होगी दोस्तों वह निवारक निरोध के तहत होगी। निवारक निरोध के तहत दोस्तों जो गिरफ्तारी होती है, मैं इसको एक एग्जांपल तरीके से आपसे बताऊं, इसमें पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके साथ क्या हो गया, ना आपके परिवार वालों को पता चलेगा, मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप गिरफ्तार होकर कहां रखा जा रहा है।
कुछ भी मतलब किसी को कुछ भी कानो कान खबर नहीं होगी कि आपके साथ क्या हो गया। इतना कूटते हैं ना इसमें निवारक निरोध के तहत पता लगाने के लिए। फुल पावर होता है पुलिस वालों के पास, फुल पावर होता है, मजिस्ट्रेट फुल पावर दे के रखा है, बस व्यक्ति मरना भर नहीं चाहिए, बाकी फुल अधिकार है, क्योंकि देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहां से AK-47 भाई आई? तो ये निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तारी हो रही है वो आम गिरफ्तारी नहीं है, वो साधारण गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि कुछ विशेष कारणों में गिरफ्तारी हो रही है। जैसे संजय दत्त की हो गई थी, उनके घर में AK-47 पाई गई पुलिस जांच में। पुलिस वालों ने पूछा भाई कहां से आई, चलिए आप, लंबे समय तक जेल में रहे वो, है ना। तो रीजन यही है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसी गिरफ्तारी होती है। अच्छा, जब दोस्तों निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी की जाती है तो इस गिरफ्तारी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं जो आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। किसके तहत? निवारक निरोध के तहत। तो ध्यान रखिएगा, विशेष प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिले हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी की जा रही है तो उसको क्या अधिकार मिले हैं। सबसे पहला, उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब आपसे पुलिस वाले आएंगे आपको उठाने, तो आपसे पूछेंगे, आप पूछोगे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो आप बताओगे कि आपके घर में RDX है, आप घर में AK-47 है, आपको इस फोटो में RDX के साथ देखा गया है, इस फोटो में आपको कोकीन के साथ देखा गया है, इस फोटो में आपको AK-47 के साथ देखा गया है। तो हम पूछताछ में ही बता देते कि हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। पहला रीजन तो आपको यहाँ पर ये नॉर्मल तरीके से मिलता है, इसमें भी आपको दिया जा रहा है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का आपको अधिकार है। दूसरा, जो व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हुआ है, जो व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार हुआ है, न्यायालय में आवेदन कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि भाई मेरे ऊपर जो भी केस लगाए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं, झूठे हैं, मुझे मतलब ऐसा बचाव के लिए अपना आवेदन कर सकता है, ये अधिकार है उसके पास। वो क्या कर सकता है? निवारक निरोध के तहत आवेदन, न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, अब सर मान के चलिए व्यक्ति को तो कैसे अधिकार मिलेगा, तो उसके घर वाले भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपके माता पिता भाई बंधु कोई भी न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं कि भाई मेरे बेटे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो फिर न्यायालय जांच करेगा कि सही है कि नहीं है, कि पुलिस वाले ऐसे उठा ले गए किसी को तह कुटाई की तरह। तीसरी अगर हम बात कर लेते हैं, तीसरा जो है निवारक निरोध के तहत दोस्तों एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? निवारक निरोध के तहत इसमें एक सलाहकार बोर्ड बैठता है। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सेम जानकारियां हैं। क्या बनाया जाता है? एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है। अब प्रश्न ये निकल कर आता है कि सर इस सलाहकार बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो इस सलाहकार बोर्ड में हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, इस सलाहकार बोर्ड में दोस्तों एक बात जो ध्यान रखना है, इसमें एक अध्यक्ष होगा। इस सलाहकार बोर्ड में कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा व 2 सदस्य होंगे। क्या होंगे? एक अध्यक्ष होगा व 2 सदस्य होंगे सलाहकार बोर्ड में। अब प्रश्न ये निकल कर आता है कि सर जो इसमें जो सलाहकार बोर्ड रखा जा रहा है वो क्या है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है निवारक निरोध के तहत तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को सीधे सीधे 3 महीने के लिए रिमांड में ले लेंगे। रिमांड, अब प्रश्न निकल कर आता है सर पुलिस रिमांड क्या है? रिमांड मतलब होता है पुलिस रिमांड, इसको बोलते हैं पुलिस रिमांड। 3 महीने के लिए पुलिस वालों ने उठाया, किसके तहत उठाया? निवारक निरोध के तहत उठाया। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आपको उठा लिया गया, आपके पिताजी न्यायालय पहुंचेंगे, आपके पिताजी न्यायालय पहुंच गए कि भाई मेरे बेटे को फर्जी आरोपों में उठाया गया है। न्यायालय चेक करेगा, पुलिस वालों को बुलाएगा, इधर क्यों उठाए हो? पुलिस वाले बताएंगे देखिए जज साहब इस व्यक्ति के हाथ में देखिए AK-47 है। जज साहब कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। 3 महीने तक पुलिस वाले दह कुटाई चालू कर रखे हैं, एकदम बिल्कुल तेल लगा के, है ना, बॉडी में दह कुटाई, बिल्कुल बर्फ की सिल्ली में लिटाए लिटाए दह कुटाई 3 महीने तक। 3 महीने के अंदर अंदर पुलिस वाले बुलवा लेते हैं, वो 1 सप्ताह में हो जाता है काम। क्योंकि खतरनाक लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है निवारक निरोध के तहत, जो अच्छे ताकतवर टाइप के होते हैं, जिनका दिमाग अच्छा मतलब स्पीड वाला चल रहा है। पुलिस वालों को नॉर्मल पुलिस वाले नहीं होते हैं निवारक निरोध के तहत, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिपोर्ट को। अब 3 महीने के अंदर दोस्तों क्या है, प्रॉपर तरीके से पुलिस रिमांड रखा गया। अब मान के चलो कि 3 महीने के बाद भी पुलिस वालों को लग रहा है कि और समय चाहिए, तो दोस्तों निवारक निरोध के लिए तहत एक सलाहकार बोर्ड बैठाया जाता है। इसमें 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 3 लोग। ये तीनों लोग होते हैं मोस्टली न्यायाधीश ही होते हैं, या तो वर्किंग हो गए तो रिटायर्ड होंगे। ये लोग अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि हाँ उस व्यक्ति को अब 3 महीने के अंदर छोड़ देना चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो उसे छोड़ दो, और पता चला कि उस व्यक्ति ने बहुत कुछ किया है तो पुलिस वाले उसे 3 माह से ज्यादा और भी रिमांड के लिए रख सकते हैं। तो एक बार में रिमांड 3 माह के लिए ही मिलेगी। फिर दोबारा पुलिस वालों को रिमांड में तो फिर वो आवेदन कर देंगे कि हमको इस व्यक्ति की रिमांड और भी चाहिए, अभी हम इसको बुलवा नहीं पाए,
तो 3 माह तुमने कुछ नहीं बोला, तो हो सकता है 3 माह फिर मिल जाए, फिर 3 माह मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों 3 माह कर करके कचूमर निकाल देंगे। कहने का तात्पर्य है, समझ में आ गया। तो इसके तहत क्या बनाते हैं, इसके तहत दोस्तों एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाता है। ये क्या हो गया भाई, इसके तहत क्या बनाया जाता है, एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाता है। और उस सलाहकारी बोर्ड में कुल 3 लोग होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। कुल 3 लोग मिल करके इस सलाहकारी बोर्ड के माध्यम से जांच करते हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति सही है या गलत है। उस व्यक्ति के साथ कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा, मतलब कहने के लिए कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा, उसको प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। तो इसके लिए 3 लोग बैठाए जाते हैं। ये तीनों लोग मोस्टली होते हैं जज, या तो रिटायर्ड होते हैं, मोस्टली रिटायर्ड ही रखे जाते हैं, क्योंकि वर्किंग तो इतने ज्यादा हमारे देश में वैसे भी केस है कि वर्किंग न्यायाधीश को बैठाते नहीं यहाँ पर, है ना। हाँ, तो मोस्टली क्या है कि वर्किंग भी ले सकते हैं, पर मोस्टली रिटायर्ड ही रखते हैं। तो 3 लोग हैं दोस्तों जो जांच करेंगे व्यक्ति की, ये व्यक्ति ठीक ठाक है कि नहीं है, पुलिस वाले ज्यादा मार वार तो नहीं रहे। तो इस तरीके से समझ में आ गया। ये होती है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। बड़ी खतरनाक होती है, ऐसा कोई जीवन में काम मत करिएगा कि निवारक निरोध के तहत उठाना पड़ जाए। अच्छा, तो निवारक निरोध के तहत जिस व्यक्ति को उठाते हैं उस व्यक्ति के उसमें कौन कौन से कानून हैं, तो जैसे टाडा है, पोटा है ना, ये बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, टाडा है, पोटा है, कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। पोटा है, टाटा है, ये सब वगैरह। जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया था, इसके तहत भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत ये देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। दूसरा है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, जिसके तहत श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ये था मीसा। आपने लालू यादव जी को सुना होगा कभी। लालू यादव जी की बेटी थी, लालू यादव जी को उठाकर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। उनकी बेटी हुई, क्या हुई, बेटी हुई, उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया, मीसा यादव। तो मीसा ये अधिनियम है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। क्या है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। तो ये 1975 में आया, ये इंदिरा गांधी लेकर आई थी आपातकाल के समय। इसी के तहत बड़े बड़े राजनेताओं को उठाकर जेल में पटक दिया जाता था कि चलो बहुत हो गया। फिर एक आया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है दोस्तों, 1980 में आया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर एक आया दोस्तों टाडा, आतंकवाद तथा विध्वंसक गतिविधियां, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां। ये पीडीएफ में नहीं होगा तो मैं इसको नोट कर लेना, है ना। टाडा, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, ये कब आया दोस्तों, यह है 1985। इसी को बोलते थे टाडा। टाडा के तहत संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। एक आया था पोटा, क्या था, एक आया था पोटा, जिसे हम कहते हैं आपके गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, आतंकवादी निरोधक अधिनियम, आतंकवादी गतिविधि अधिनियम। यह आया था 2002 में, इसको बोलते हैं पोटा। ये समाप्त भी हो गया पोटा, समय समय पर आए, समय समय पर समाप्त भी हो गए, ठीक है। जैसे मीसा श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में आते फिर समाप्त हो गया, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एनएसए आज भी लागू हो जाता है किसी किसी व्यक्ति पर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, है ना। एनएसए किसी किसी व्यक्ति पर आज भी लागू हो जाता है, इसको बोलते हैं एनएसए। निरोध अधिनियम 1950 में आया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1975 में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, आतंकवाद विध्वंसक गतिविधि अधिनियम टाडा 1985, और ये जो है पोटा 2002 में आया। तो अगर आप में से किसी व्यक्ति पर ये इनमें से कोई एक चीज लगती है तो उसको बोलते हैं उसकी गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत होती है। किसके तहत होती है, निवारक निरोध के तहत होती है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध अधिनियम के तहत होती है। तो कौन से अधिनियम है, वो ये अधिनियम है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पर लग गया था निवारक निरोध अधिनियम 1950, ये समय समय पर आए, समय समय पर खत्म भी हो गए, तो ये समाप्त हो गया। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद से एक अधिनियम लेकर आ गई जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1975। इंदिरा गांधी ने कहा जो जो मेरे खिलाफ बोल रहा है सबको डालो जेल में, 1975 में। फिर 1980 में आ गया एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, देश की सुरक्षा के लिए आया एनएसए। फिर आ गया टाडा, इसके तहत अगर आप कोई भी आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, पड़ोसी देश के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को प्लान करते हैं, किसी प्रकार का आरडीएस रखते हैं, हथियार रखते हैं, आर्टिकल 21 क्या बात करते हैं, आर्टिकल 21 बात करते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसी को हम आम भाषा में कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार। ये आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला है। आर्टिकल 21 के तहत दोस्तों हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, बहुत सारे। मतलब दोस्तों भारतीय संविधान का अगर कोई आर्टिकल प्राण है तो उसे हम आर्टिकल 21 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आर्टिकल 21 के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं आर्टिकल 21 क्या है, किस तरीके से ये कार्य करता है। देखो, आइए बात करते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है दोस्तों जीवन जीने का अधिकार है। कैसा जीवन जीने का अधिकार है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कौन देता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 प्रदान करता है। गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है आपको, जीवन जीने का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 21 के तहत आपको स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 के तहत ही आपको निजता का अधिकार है। किसका अधिकार है? निजता का अधिकार है, जिसे आप कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। क्या कहते हैं? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जिसे कहा जाता है। इसी के तहत दोस्तों आपको मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है। मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत ही दोस्तों आपको विदेश यात्रा का अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार, बहुत बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 21। इसी के तहत दोस्तों आपको सोने का अधिकार है। राइट टू स्लीपिंग, सोने का अधिकार है। इसी के तहत आपको किसका अधिकार है? सोने का अधिकार है। राइट टू स्लीपिंग का अधिकार है। इसी के तहत दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी के तहत आपको एकांतता, एकांतता का अधिकार है। किसका अधिकार है? एकांतता का अधिकार है। तो बहुत सारे अधिकार हैं। आपको निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी चीज प्राप्त करने का अधिकार, आपको अधिकार यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, सोने का अधिकार है, एकांत में रहने का अधिकार है। किसका रहने का अधिकार है? एकांत में रहने का अधिकार है। भोजन करने का अधिकार है, सोने का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। अच्छा सुनो मेरी बात को बेटा, ये तुमसे सब नहीं पूछेगा, है ना? ये सब आपसे नहीं पूछेगा। जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात कर लेते हैं, निजता, जो निजता का जो अधिकार अगर हम बात कर लेते हैं, राइट टू प्राइवेसी, इसके लिए केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसके लिए केस हुआ है के पुत्ता स्वामी, के पुत्ता स्वामी मामला। के पुत्ता स्वामी मामले में न्यायालय ने क्या कहा है? न्यायालय ने ये कहा है कि भाई आप राइट टू प्राइवेसी रख सकते हैं। प्राइवेसी व्यक्ति का अधिकार है। बहुत सारे केसेस गए, बहुत सारे न्यायालय में केसेस गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में डिसीजन नहीं दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिसीजन दिया है। देश के 70 साल के इतिहास में आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस गए, जैसे केस गया के पुत्ता स्वामी, के पुत्ता स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ के पुत्ता स्वामी मामला किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे जब मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि व्यक्ति को भाई विदेश यात्रा का अधिकार है। मेनका गांधी कभी केस पूछेगा तो साथ साथ डेट भी पूछेगा, कब हुआ है? 1978 में हुआ है। बाकी की डेट याद नहीं करना, बस केवल इसकी याद कर लेना, ठीक है? डेट के साथ पूछेगा जब भी पूछेगा। अब आर्टिकल 21 हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 21A। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 21A क्या कहता है। देखो आर्टिकल 21A की दोस्तों हम बात करें तो ये कहता है 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। कितने साल से लेकर के? 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। कैसा अधिकार है ये? यह एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? यह एक मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है। कैसा अधिकार है?
यह एक मौलिक अधिकार है, अर्थात फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शिक्षा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है। मोहिनी जैन बनाम भारत संघ। भारत संघ के मामले में कहा गया कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। केस को ध्यान रखना, मोहिनी जैन बनाम भारत संघ का एक मामला था। तो मोहिनी जैन बनाम भारत संघ के मामले में क्या कहा गया? मोहिनी जैन बनाम भारत संघ के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कैसा है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। एक बात दोस्तों और भी ध्यान रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो केस हुआ था ना, ये केस कर्नाटका में हुआ था। मोहिनी जैन बनाम भारत संघ का जो मामला था, ये कर्नाटका का मामला था। कहाँ का? कर्नाटका, कर्नाटक का मामला था। एक केस और हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई दफा एग्जाम में आ चुका है, उन्नी बनाम भारत संघ का मामला। उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ का मामला। उन्नी कृष्णन बनाम भारत संघ का मामला किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये मूल संविधान में नहीं है, और जब मूल संविधान में नहीं तो इसको मतलब जोड़ा गया है इसको इसके लिए दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ है। 86वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कब जोड़ा गया है दोस्तों? 2002 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2002 में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अब प्रश्न ये निकल कर आया, कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सरकार से कि आपने अधिनियम भी दे दिया, आपने एक्ट संविधान में संशोधन भी कर दिया, पर उसके बावजूद भी देश में शिक्षा की स्थिति में कोई बेहतर काम नहीं हुआ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर हमारी संसद में एक अधिनियम आया जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आया वह आया सन 2009 में। कब आया? सन 2009 में आया। ये अधिनियम लागू कब हुआ? ये अधिनियम लागू कब हुआ? ये अधिनियम की लागू होने की डेट है दोस्तों 1 अप्रैल 2010। भारत का पहला कौन सा राज्य बना जिसने इसको लागू किया? तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना, क्या किया? इसे लागू किया। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने इसे लागू कर दिया। किसे? शिक्षा के अधिनियम को। ये बात करते हैं 23। अब बात करेंगे दोस्तों 23 और 24। बात कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसकी बात कर रहे हैं? शोषण। तो शोषण 23 में भी है, 24 में भी है। आइए बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहां कहां है शोषण? तो आर्टिकल 23-24 में है। अनुच्छेद 23 में भी शोषण बताया गया है, वह अनुच्छेद 24 में भी। आइए बात करते हैं 23 और 24 क्या कहता है। बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 23 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्या कहता है दोस्तों? जो कहता है मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पर प्रतिबंध। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास के संदर्भ में, कि दिल्ली सल्तनत में एक वंश शासन किया जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम रहता है, गौरी का गुलाम रहता है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इल्तुतमिश, जिसे 1 लाख का गुलाम कहा जाता है इतिहास में, लाखों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। फिर आपने बलबन का नाम पढ़ा होगा, बलबन जिसने लौह रक्त नीति स्थापित की, तुर्कान चहलगामी को समाप्त करने वाला बलबन था, जिसने नवरोज त्योहार मनाना चालू कर दिया, है ना। राजा के राजत्व सिद्धांत का वर्णन किसने किया? बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने किया। ठीक है, तो आप लोगों ने दोस्तों गुलाम पढ़ा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे दिल्ली सल्तनत में एक राजवंश ने शासन किया जिसे हम दास प्रथा कहते हैं, दास वंश के नाम से भी जानते हैं। अब ये लिखा है मानव का दुर्व्यापार, मतलब दोस्तों
मानव के खरीदने और बेचने। तो सर पहले मानव को खरीदा और बेचा जाता था? हाँ दोस्तों, मानव को खरीदा और बेचा जाता था। इन्हीं को दास कहा जाता था। दास क्या कहते थे? दास कहते थे। तो मानव को खरीदना या बेचना, तो मानव और को खरीदने और बेचने का जो प्रतिबंध है ना, ये आर्टिकल 23 मना करता है कि मानव को दुर्व्यापार, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हो कि आप मानव को खरीदो और बेचो, दास रखो, गुलाम बना के रखो, ना ना। बस, और गुलाम नहीं बना सकते, गुलाम नहीं बना सकते किसी व्यक्ति को। आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। दोस्तों आज भी हमारे देश में आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे लोग लड़कियों को बेचते हुए पकड़े जाते हैं। लड़कियों को खरीद और बेच नहीं सकते हैं, आपको इसके लिए जेल होगी। आर्टिकल 23 इस बात का उल्लंघन करता है। मानव तस्करी नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। कि मानव को ही क्या कर रही है, छोटी छोटी लड़कियों को गिरफ्तार करके, अगवा करके, भगा करके क्या कर लिया, उनको बेचना चालू कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, मानव का व्यापार नहीं कर सकते। उन्हें किसी भी प्रकार के लिए यौन शोषण के लिए, उनके साथ किसी प्रकार का यौन शोषण नहीं करा सकते आप, यौन शोषण का व्यापार नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 प्रतिबंध करता है इस बात के लिए। फिर क्या कहता है? बालाश्रम। बालाश्रम का तात्पर्य क्या होता है? देखिए बालाश्रम, बालाश्रम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बालाश्रम का तात्पर्य होता है बेगारी से। किससे होता है? बालाश्रम का तात्पर्य होता है बेगारी। अब प्रश्न ये निकल कर आता है, सर बेगारी क्या है? बेगारी का तात्पर्य यह है कि मुफ्त में काम कराना। किसी व्यक्ति से आप मुफ्त में काम नहीं करा सकते, मुफ्त में काम कराना। पहले जमाने में दोस्तों ये बहुत चला करता था। जो समाज में ये बड़े बड़े लोग जो हुआ करते थे, बड़े बड़े धन्ना सेठ पैसा वाले, ये क्या करते थे? लोगों का शोषण करते थे। क्या करते थे? शोषण करते थे कि भाई आप निम्न कास्ट के हो, नीची जाति के, तुम ये काम करो, तुम कूड़ा करकट उठाओ, तुम नाली साफ करो। ये सब नहीं कर सकते हैं आप किसी व्यक्ति के साथ। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति कर रहा है, मान लो जैसे कोई व्यक्ति इसी काम को कर रहा है, मान के चलिए कोई व्यक्ति नाली साफ कर रहा है और इसके बदले वो आपसे पैसा ले रहा है, तो इसे बेगारी नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? पर आप तुम किसी व्यक्ति को इसलिए टॉर्चर करो, क्या करो? इसलिए टॉर्चर करो कि नहीं तुम इस जाति के, तो ये काम करवे करोगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है, तो बेटा ये सब क्या है? जेल जाने के लिए तैयार रहना। तो आर्टिकल 24 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 की हम बात करते हैं। अच्छा देखिए एक बात और समझा देता हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल 23 में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछे ना देवदासी प्रथा, देवदासी समझते हो? देवदासी प्रथा किसे कहते हैं? देवदासी प्रथा सुन लीजिए थोड़ा सा, इसमें एक लाइन और बता देता हूँ, हो सकता है कि आपके रेलवे में ऐसा प्रश्न आ जाए, देवदासी प्रथा किसमें है? तो देवदासी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। देवदासी रखेगा, ना कोई मानव का व्यापार करेगा, ना लड़कियों को खरीदेगा बेचेगा, ना यौन शोषण करवाएगा और ना ही बेगारी करवाएगा। ये सब आर्टिकल 23 के तहत दोस्तों क्या है? खत्म है। चलो बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं बाल श्रम। दोस्तों बाल श्रम क्या है? बाल श्रम का तात्पर्य दोस्तों ये है कि छोटे बच्चे, आप लोग कई बार देखते हो ना कारखाने में, आप लोग देखते हो ना कारखाने में, आप देखते होगे कि कारखाने में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर दोस्तों कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, से ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जिससे दोस्तों उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो, जिससे उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो। हम करा रहे हो तो आर्टिकल 24 के तहत, आर्टिकल 24 के तहत दोस्तों क्या होगा? आर्टिकल 24 के तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। क्या किया गया है? बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। क्या किया गया है? बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? सर मान के चलिए कोई व्यक्ति काम करा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति काम करा रहा है, अगर कोई व्यक्ति काम करा रहा है, बस कुछ मत करो, जाकर कंप्लेन कर दो। सर क्या होगा? अगर बहुत बड़ा उद्योग है, लाइसेंस रद्द हो जाएगा, व्यक्ति जेल जाएगा और बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाएगा। बाल श्रम। अब पूछेगा बालाश्रम प्रतिबंधित है, तुमको लगेगा बालाश्रम मतलब छोटे बच्चों की बात हो रही है, लगा के आ जाओगे 24 निपट जाओगे। ये है 23 दो का खेल है, बाकी से कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछेगा बाल श्रम और बालाश्रम। एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाल श्रम और बालाश्रम, है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके लिए है,
बाल श्रम अधिनियम कब आया है? कभी आपसे पूछ ले कि सरकार बाल श्रम अधिनियम लेकर आई है जी, तो बाल श्रम अधिनियम कभी आपसे पूछ ले, बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, तो बाल श्रम अधिनियम कब आया है? 1986 में आया है। बाल श्रम अधिनियम 1986। बाल श्रम अधिनियम 1986। 23-24 क्लियर हो गए। आइए बात करते हैं 25 से लेकर 28। तो देखिए 25, 26, 27, 28 आज ही पढ़ेंगे आर्टिकल। अब बात कर रहे हैं धर्म। तो 25 से लेकर के 28 तक क्या लिखा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण, धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता लेते हैं। धर्म, धर्म की स्वतंत्रता है ना, किसकी बात कर रहे हैं? धर्म की। तो आर्टिकल 25 में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मतलब दोस्तों, व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकता है। एक बात समझिए, आर्टिकल 25 कहता है दोस्तों कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। किसके अंतःकरण की? धर्म के अंतःकरण की। धर्म समझते हो? धर्म क्या है? धर्म वो है जो धारण करने योग्य हो, धर्म उसे कहा जाता है। दोस्तों धर्म दो तरीके से होते हैं। एक वो धर्म जिसमें हम ईश्वर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ईश्वर की बात करते हैं, जो हमारा धर्म है। हो सकता है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, यहूदी है। एक धर्म तो वो है। और एक धर्म वो है जो हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरा धर्म है पढ़ाना, आपका धर्म है पढ़ना। एक धर्म वो भी है। हम इस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस धर्म की बात कर रहे हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन है। दोस्तों आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। अगर मान लो मेरा धर्म हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, तो मैं चाहूं तो मुस्लिम धर्म को भी स्वीकार कर सकता हूं। अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मुस्लिम धर्म मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे विचारधाराओं के साथ फिट बैठ रहा है, तो मैं मुस्लिम धर्म को भी स्वीकार कर सकता हूं। मतलब दोस्तों, मैं अपने धर्म का अंतःकरण कर सकता हूं। मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूं। मैं ये तक कह सकता हूं कि भाई मेरा धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मैं ये तक कह सकता हूं कि मेरा धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं? आप नवरात्रि में दुर्गा रख सकते हैं, आप ईद रख सकते हैं, ईद, आप नवरोज त्योहार मना सकते हैं। मतलब आप अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। ईद है, होली है, नवरात्रि है ना, दीपावली है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप ये तक कह सकते हैं कि भाई मेरा धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है जब आप ये कहते हो कि भाई मेरा धर्म बहुत अच्छा है, दूसरे का धर्म खराब है। समस्या यहां पर है। क्या है? दूसरे का धर्म है खराब है। आप ये कहते हो कि मेरा धर्म अच्छा है, तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरा धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप ये नहीं कह सकते कि भाई दूसरे का धर्म खराब है, दूसरे के धर्म में ये है, दूसरे के धर्म में वो है, दूसरा का धर्म ये चल रहा है, दूसरे के धर्म में वो चल रहा है। समस्या यहां पर है। लेना मेरी बात को, इस दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें गलतियां ना हो। इस दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिसमें कुरीतियां ना हो, रूढ़िवादिता ना हो, सब में है। ध्यान रखिएगा। तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। आप अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। आपको व्रत रहना है, व्रत रहिए। आपको मंदिर में लौट करके परिक्रमा करना है, लौट करके परिक्रमा करिए। एक पैर में खड़े होकर भगवान की पूजा करना है, एक पैर में खड़े होकर भगवान की पूजा करिए। व्रत रहना है, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे व्रत रहना, रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल 25 आपको अधिकार प्रदान करता है। क्या कर सकता है? प्रदान करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल 25(2) है, अनुच्छेद 25(2), ये इंपॉर्टेंट है और हमें केवल यही पढ़ना है। 25(1) और 25(2). तो देखिए आइए बात करते हैं 25(2) क्या कहता है। 25(2) कहता है कि भाई आपको 25(2) के तहत, इसी के तहत दोस्तों सिख धर्म को
इसी के तहत सिख धर्म को कृपाण, जानते हो ना कृपाण होती है, एक हल्की चाकू छोटी टाइप की होती है, वो रखते हैं सिख धर्म के लोग। इसी के तहत सिख धर्म को कृपाण रखने का अधिकार है। क्या रखने का अधिकार है? कृपाण रखने का अधिकार है। और 25(2) के तहत कहा जाता है कि हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। हिंदू के अंतर्गत, तो हिंदू के अंतर्गत आपके जैन भी आते हैं, आपके बौद्ध भी आते हैं और सिख धर्म के लोग भी आते हैं। ये कहाँ लिखा है? 25(2) में लिखा है, सिख धर्म के लोग भी आते हैं। हिंदू किसे माना जाएगा? ये आर्टिकल 25(2) में लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है। तो हिंदू तो दोस्तों आपका कौन है? सिख भी है, बौद्ध भी है और आपके सिख धर्म के लोग भी आते हैं। तो जैन, बौद्ध, सिख, इनको दोस्तों 25(2) के तहत हिंदू माना गया है। क्या माना गया? हिंदू माना गया है। 25(2) में कहाँ लिखा है? 25(2) में लिखा हुआ है कृपाण रख सकते हैं। तो सिख धर्म के लोग कृपाण रखने का अधिकार कौन? सिंपल सा प्रश्न आएगा, कृपाण रखने का अधिकार किस आर्टिकल में? 25(1) में कि 25(2) में? 25(2) में। हिंदू कहाँ लिखा हुआ है? 25(2) में लिखा हुआ है। क्या जैन, बौद्ध और सिख हिंदू है? 25(2) में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26। देखो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, देखिए, अंतःकरण की और धर्म के आबोध को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 क्या कहता है? 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके तहत दोस्तों आपको क्या होता है? आर्टिकल 25 हो गया, 26 की बात कर रहे हैं। 26 क्या कहता है दोस्तों? आप किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो किसी भी प्रकार के धार्मिक संप्रदाय का निर्माण कर सकते हैं। इसी के तहत आप चाहे तो किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धार्मिक संगठन का निर्माण कर सकते हैं। आप दोस्तों जैसे कई बार देखता हूं नवरात्रि में दोस्तों लोग दुर्गा रखते हैं, प्रबंधन करते हैं, लोग लंगर चलाते हैं, प्रबंधन करते हैं, भंडारा करते हैं, प्रबंधन करते हैं, ताजिया निकालते हैं, प्रबंधन करते हैं। ये सब आर्टिकल 26 कहता है कि आप क्या कर सकते हो? धार्मिक संप्रदाय का निर्माण कर सकते हो, धार्मिक संगठन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, धार्मिक संगठनों का भी निर्माण कर सकते हो। ये आर्टिकल आपको 26 देता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा रामकृष्ण मिशन वगैरह पढ़ा है, आर्य समाज पढ़ा होगा आपने, हिस्ट्री में आर्य समाज पढ़ा होगा आपने, रामकृष्ण मिशन पढ़ा होगा। रामकृष्ण मिशन सुना है? रामकृष्ण मिशन ये इसी के तहत संचालित हो रहे हैं। ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशन सुने होंगे, बहुत सारे चलते रहते हैं, ये ईसाई मिशन है आपके, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आर्टिकल 26 ही आपको ये अधिकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आर्टिकल 26 ही ये आपको अधिकार प्रदान करता है। कौन? 26, कि भाई आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो, उसको संचालित कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहे तो संगठन बना लो कि भैया नवरात्रि का संगठन बना रहे हैं अपन लोग, 4 कमेटी बना रहे हैं जो क्या करेंगी, चारों क्षेत्रों में दुर्गा रखेंगी, चारों क्षेत्रों में भंडारा कराएंगी, आप उसके मुखिया बन सकते हो। पर इतनी बात सुन लो, अधिकार तो मिल गए हैं आपको। अब मेरी बात सुनो, पता चले आपको नवरात्रि में दुर्गा निकालना है। क्या निकालना है? नवरात्रि में दुर्गा निकालना है। अब पता चले तो मुखिया बन गए, है ना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा मुखिया उखिया बन जाते हैं, है ना, और ऐसे बढ़िया कुर्ता पैजामा पहनकर चंदन वंदन लगाकर बढ़िया फोटो खिंच जाती है ना, युवा कमेटी बन जाती है, देखा होगा नवरात्रि के समय, देखा होगा। आप नवरात्रि निकालिए, आप मुहर्रम निकालिए, आप ताजिया निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जब भी आप निकालेंगे, जिस भी दिन नवरात्रि दुर्गा निकालना है, दशहरा के दिन, अपने क्षेत्र के कलेक्टर को जरूर बताएंगे। कलेक्टर के पास जाकर एक नोटिस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कि हम इस तारीख को इतने बजे दुर्गा निकालने जा रहे हैं। जिससे क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, पुलिस वाले आपको व्यवस्था देंगे, क्योंकि व्यवस्था के दौरान आपने कुछ हरकतें की तो तोड़ने का भी अधिकार कलेक्टर के पास है, कुटाई आपकी करने की। देखा होगा ना, जब ताजिया वाजिया निकलती है, जब दोस्तों नवरात्रि में दुर्गा निकलती तो पुलिस व्यवस्था लगी रहती है। कलेक्टर साहब क्या करते हैं? सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। कलेक्टर कौन है? राज्य है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को बराबर के अधिकार देता है। कई बार देखा होगा नवरात्रि और ताजिया एक ही साथ निकलती है, एक ही समय में, तो कलेक्टर साहब डिसाइड करते हैं सुबह लेकर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दुर्गा निकाल लो, शाम को 12 बजे से लेकर 5 तक ताजिया निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। शांति प्रिय तरीके से लेकर चलना है, शांति प्रिय तरीके से लोगों को काम वाम करना है। तो 27 भी पढ़ लो, लगे हाथ तो, है ना। आ जाओ 27 क्या है? 27 की बात करते हैं दोस्तों कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। क्या कहा गया है? 27
किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में स्वतंत्रता, करों में स्वतंत्रता। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जब राजा महाराजा शासन करते थे ना, तो जैसे राजा महाराजा को नवरात्रि निकालना है तो राजा फरमान जारी कर देता था कि सभी लोग टैक्स देंगे, सभी लोग टैक्स दीजिए, सभी लोग टैक्स दीजिए, टैक्स लाइए सभी लोग। आपका मन हो या ना हो टैक्स देना पड़ता था। सरकार आपसे किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म के लिए, सरकार किसी भी धर्म की उन्नति के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती है, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती है, ध्यान रखिएगा। तो सर जी हमें एक बात समझ में नहीं, आपने कह दिया कि किसी भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म की उन्नति के लिए टैक्स नहीं रहेगा, टैक्स नहीं लेंगे, तो फिर क्या लेंगे दोस्तों, फिर क्या लेंगे? दोस्तों सरकार टैक्स नहीं ले सकती, पर सरकार फीस ले सकती है। क्या ले सकती है? फीस ले सकती है। सर फीस ले सकती है? हमने कहा हाँ फीस ले सकती है। सर कैसे? मंदिर जाते हो? मंदिर सर जाते हैं, किससे गए हो? सर 2 पहिया से जाते हैं। सर मान लीजिए कई बार 4 पहिया से जाते हैं, घर वालों के साथ जाते हो, चलो जैसे ही 4 पहिया लेकर जाते हो तो बोलता है ना मंदिर वाला, एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वॉचमैन भैया, क्या बोलते हैं वो, भैया गाड़ी लगा दीजिए पार्किंग में और 10 रुपए की पर्ची, पर्ची दीजिए। अब तुम ये बोलोगे कि भैया पर्ची क्यों कटवा रहे हैं 10 रुपए की? पर्ची इसलिए कटवाई जाती है, वो धर्म के लिए कटवाई नहीं जा रही, वो टैक्स नहीं लिया जा रहा, बल्कि दोस्तों वो आपकी जो गाड़ी है ना, गाड़ी 4 पहिया, उसकी सुरक्षा के लिए। नहीं तो उसको रोड के किनारे खड़ी कर दीजिए, कोई स्क्रैच मार देगा, उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4 पहिया का टैक्स कट रहा है। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टैक्स नहीं ले सकते। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।